दोस्तों साल 2024 का बजट आ चुका है। ये मोदी 3.0 का पहला बजट है और बजट पे इलेक्शन के रिजल्ट का असर साफ साफ देखा जा सकता है। बट किसको क्या मिला, कितना मिला, क्यों मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस सेक्टर को चमका दिया, किस सेक्टर को धमका दिया और आम आदमी को कुछ मिला या नहीं, टैक्स में कुछ कमी हुई या नहीं, ये बजट के अनाउंसमेंट के वक्त बाजार 1100 पॉइंट नीचे कैसे गिर गया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन में आने का कुछ फायदा हुआ या नहीं, इस बजट की स्पीच के दौरान कौन सा एक रिकॉर्ड बन गया, तो गरीब को क्या मिला, महिला को क्या मिला, युवा को क्या मिला और आम आदमी को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इस सब की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस साल का बजट था 48 लाख करोड़ का और सबको बोरी भर भर कर पैसा दिया गया है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसकी बैंड बजा दी गई है और वो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जब उनको प्रॉफिट होता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और जो लॉन्ग टर्म 10% हुआ करता था उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के लिए और लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा साल के लिए। STT जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है F&O पर, उसे भी बढ़ा दिया गया है। जहां सारे सेक्टर्स को खुलकर छूटें दी जा रही हैं, वहीं स्टॉक मार्केट पर इतने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इसी वजह से बजट की स्पीच के दौरान ही मार्केट 1100 पॉइंट नीचे गिर गया था। एक आम आदमी बजट में क्या देखता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और इनकम टैक्स की रेट क्या हुई, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि किस सेक्टर को क्या मिला। इस बजट में सरकार ने मेनली 9 सेक्टर्स पर फोकस किया है, जिनमें से है एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एनर्जी और न्यूएस्ट जनरेशन रिफॉर्म। और सबका साथ सबका विकास तो लेकर चलेंगे। दोस्तों इस साल के इलेक्शंस में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम आई और बीजेपी ये समझ गई कि बेरोजगारी का कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए इस बजट में सरकार 5 ऐसी स्कीम लेकर आई है जिस पर टोटल 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होने वाला है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके और इन स्कीम्स का 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई है कि 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं गरीबों की कि गरीबों के लिए क्या कहा गया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के जरिए जो गरीबों को अनाज दिया जाता था, वो योजना 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है और लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जहां 1 करोड़ से ज्यादा मकान शहरों में और 2 करोड़ से ज्यादा मकान गाँव में बनाए जाएंगे। अब आते हैं किसानों पर, तो किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ का फंड अलॉट कर दिया गया है और टारगेट लिया गया है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब कुछ कृषि संगठन इसका साथ दे रहे हैं और कुछ संगठन इसके खिलाफ हैं। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताइए। क्योंकि खेती ज्यादातर गाँवों में होती है तो ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो अलग अलग स्कीम्स के जरिए उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। इस बजट में छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है। जो मुद्रा लोन 10 लाख की लिमिट पर था, उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जो लोग ई-कॉमर्स पर काम करते थे तो उनका TDS कटता था, जो कि था 1%। अब वो TDS तो हटाया नहीं गया, लेकिन उस पर 90% की छूट दे दी गई है। मतलब 1% को 0.1% में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं बजट की। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस को अलॉट किया गया है। बजट का 13% मतलब 6,21,000 करोड़ रुपए डिफेंस को दिए गए हैं, ताकि उससे हमारे देश की शक्ति बढ़े और आत्मनिर्भर भारत भी आगे बढ़ सके। अब डिफेंस कंपनीज के लिए 1,000 करोड़ का VC फंड और लॉन्च किया गया है, ताकि इस सेक्टर में अगर कोई नया स्टार्टअप आ रहा है तो उसे 1,000 करोड़ का फंड अलग से मिल सके। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए क्या किया गया है। स्टूडेंट्स को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हो तो उसमें सरकार आपकी तरफ से मदद करेगी, लेकिन आपको अपनी स्टडी इंडिया में ही करनी पड़ेगी। अगर इंडिया से बाहर जाकर स्टडी करने का प्लान है तो उसके लिए कुछ नहीं है। जो कंपनियां स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है। 11,11,000 करोड़ का नेक सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाली है, यानी कि रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में, इन सब में जो खर्चा होगा वो इस बजट के अंदर होगा। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को क्या मिला। उनकी बातें लास्ट में करेंगे, पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं। अब मिडिल क्लास देखता है कि टैक्स में उसको क्या छूट मिली। इनकम टैक्स की 2 स्कीम चल रही है, एक है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम जैसी थी उसको वैसा ही रहने दिया गया, जबकि न्यू रिजीम में थोड़ा चेंज किया गया है। पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता था, उसे अब 75,000 का कर दिया गया है। न्यू रिजीम के अनुसार 0 से 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना होगा, जो कि पहले 3 से 6 लाख तक की कमाई पर था। यानी कि जो इंसान 6 लाख
लाख से 7 लाख के बीच में आ रहा था वो पिछले साल तक 10% देता था, लेकिन अब उसको बस 5% ही देना होगा। 7 से 10 लाख तक की कमाई पर 10%, 10 से 12 तक की पर 15%, 12 से 15 तक की पर 20% और 15 से ज्यादा वालों पर 30% टैक्स लगेगा। अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो आम आदमी को 17,500 तक की टैक्स बचत हो रही है, जो कि महीने के होते हैं 1450 रुपए। इतने पैसे बचाकर तो एक आम आदमी मुकेश अंबानी के जितना अमीर हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस बजट के बाद सस्ती हुई हैं, जिनमें आता है लेदर पर ड्यूटी कम कर दी गई है और लेदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सस्ती होने वाली हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल और उसके सभी पार्ट सस्ते होने वाले हैं। मोबाइल का चार्जर भी सस्ते होने वाले हैं। सोने और चांदी पर जो ड्यूटी पहले 15% थी उसे 6% पर ले आए हैं। प्लेटिनम पर जो 15.4% थी उसे 6.4% पर ले आए हैं। अब इन चीजों की ड्यूटी कम करने के दो मकसद थे। पहला था कि डिमांड ज्यादा बढ़े, लोग ज्यादा खरीदारी करें, और दूसरा था कि स्मगलिंग कम हो। लोग दूसरे देशों से गोल्ड इंडिया में लाते थे और स्मगलिंग करते थे ताकि ज्यादा कमाई हो सके, लेकिन ड्यूटी कम होने की वजह से उनकी कमाई कम हो जाएगी और लोग स्मगलिंग करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर की दवाइयां हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी काम आती है, उनकी ड्यूटी बिल्कुल माफी कर दी गई है। इसका मतलब कि कैंसर का ट्रीटमेंट अब सस्ता हो जाएगा। अब इतनी चीजें सस्ती की गई हैं तो कुछ चीजें महंगी भी की गई होंगी। तो पहली चीज जो महंगी की गई है वो है अमोनियम नाइट्रेट। दूसरे टेलीकॉम के इक्विपमेंट जो कि ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे, इन पर ड्यूटी बढ़ाने की ये मंशा थी कि चाइना से इंपोर्ट कम किया जा सके और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। तीसरी चीज है प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है तो प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए इस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं अलायंस पार्टनर्स की, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। तो बिहार का विकास करने के लिए बिहार को एक नया एयरपोर्ट दिया गया है, मेडिकल कॉलेज दिया गया है, बिहार में 3-4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और बिहार के भागलपुर में एक मेगा पावर प्लांट लगा रहे हैं। बक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 साइड का पुल बनाया जा रहा है। बोध गया कॉरिडोर बन रहा है, गया में कॉरिडोर बन रहा है। बिहार में बाढ़ आती है तो उसकी राहत के लिए 11,500 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो बिहार को 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए गए हैं उसकी नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए। 15,000 करोड़ तो दे दिए गए हैं और आगे भी दिए जा सकते हैं। ओवरऑल बजट को देखा जाए तो ये किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है और किसी के लिए नुकसानदायक। ये डिपेंड करता है कि आप किस पक्ष में आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो गरीब को भी कुछ मिला, अमीर को भी कुछ मिला, लेकिन मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।